हाँ, तो मैं कहाँ था, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ था, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बताया कुछ कि पूछे मंटू? एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या बताया कि 5 मिनट के आप चार्ट पे काम कर रहे हो, तो आपका व्यू पता होना चाहिए कि 5 मिनट के ब्रेकआउट पे कितना पॉइंट वो देता है एक शॉट में, सिंगल शॉट में कितना पॉइंट देता है। तो मुझे पता है कि 20 पॉइंट अगर एक सिंगल शॉट में मिल जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मेरा फर्स्ट टारगेट स्कल्पिंग की तरह 20 पॉइंट का ही होगा। यानी एसएल मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, तो एसएल मेरा होगा 10 पॉइंट और टारगेट मेरा 20 प्लस होगा, 20 पॉइंट से ऊपर ही लेके निकलना है। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आप यही 15 मिनट पे काम कर रहे हो, यही मैं दोनों को क्लियर कर दे रहा हूँ। कहाँ चला गया? अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप 15 मिनट पे काम कर रहे हो, ऐसे ऐसे कैंडल बना, ये निकला, आपका यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो आपको 20 मिनट पे नहीं निकलना है, क्योंकि 15 मिनट में भी आपने जो टारगेट दिया, अगर मान लेते हैं एसएल यहाँ, चलो 85 पे एसएल जा रहा है मेरा, 10 पॉइंट का एसएल है, कोई बात नहीं, मैं रुक सकता हूँ। यहाँ तक गया, फिर आया, यहाँ देखो 27 तक गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपको रुकने का मौका दिया है, कहाँ तक? 27 तक रुकने का मौका दिया है। 4627 तक इसने आपको चांस दिया है कि आप यहाँ तक रुक जाओ। बाय द वे, अगर आप बहुत टाइम तक इसको ट्रेड करते हो, आपको पता है कि 15 मिनट का ब्रेकआउट थोड़ा स्ट्रांग होता है इसके लिए, तो यहाँ आया, आपका एसएल नहीं जाएगा। 96 पे आपने एंट्री लिया था, 96 को इसने टेस्ट किया आके, अगर इसको 96 के जस्ट नीचे अगर जाने लगता है, तो यानी आप यहाँ गलत प्रूफ हो चुके हैं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो कॉस्ट पे निकल जाओ। ये लॉजिक आप किसी चीज़ में यूज कर सकते हो, मीन्स आप स्टॉक में, इंडेक्स में, कहीं भी। मीन्स आपका ब्रेकआउट हुआ, दोबारा आपके ब्रेकआउट, आपके एंट्री के पहले से अगर वो निकल रहा है ऊपर की ओर, मतलब वहाँ टेस्ट करके निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नीचे आके आपके एसएल के करीब आ जाए, तो समझो कि आप गलत प्रूफ होने वाले हो। ठीक है, अगर एसएल कट गया तो आप 100% गलत प्रूफ हो गए। वहाँ पे ये गलती आप कभी मत करना, सबके लिए बता रहा हूँ, ये मेरी हर बात सब चीज़ के लिए वैलिड है। ये यहाँ पे गलती मत करना कि आप फिर 10 पॉइंट एसएल पीछे कर देना। आप एक बात बताओ, यहाँ से जब इसको आने में यहाँ टाइम ही नहीं लगा, तो 10 पॉइंट और नीचे आने में क्या टाइम लगेगा? मीन्स इसके पीछे लॉजिक क्या है? मीन्स इसने यहाँ टेस्ट किया, अगर ये टेस्ट करके यहाँ आपका एसएल जब आके हंट कर सकता है, एसएल आपका ले सकता है, तो ये अब कहाँ रुकेगा? लास्ट स्विंग पे रुकेगा। लास्ट स्विंग कहाँ था? यहाँ पे था। यानी यहाँ पे आपका एसएल लिया, फिर यहाँ आ गया। समझे? इसको मैं लाइन पे एक दिखा दूँ। अगर इसने यहाँ से जाके ऐसे निकला और फिर ये यहाँ तक आ गया और यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आपका एसएल लिया, तो अब इसके लिए सपोर्ट ये बनेगा। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि या तो अपसाइड जाए या फिर ज़्यादा सेलिंग होगी तो डाउन साइड जाए। चीज़ को समझ रहे हो आप? इसको देखो, मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इसको। ये समझ रहे हो कैसे चार्ट बना? गया ऊपर, टेस्ट किया, यहाँ पे निकला, फिर टेस्ट किया। अगर ये यहीं से टेस्ट करता, तो अभी कहाँ ये होता? ऐसे होता, जो कि अभी है ये। है ना? कुछ गलत मैंने बनाया? देखो, ये मेरा अलग से व्यू था और ये इसमें सेट हो गया व्यू। तो 15 मिनट में काम करोगे तो आपको 15 मिनट पे, आपने 15 मिनट के चार्ट पे, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, क्या मैंने देखा है कि आपको मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करना है, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि मिनिमम अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको होल्ड भी 15 मिनट के हिसाब से ही करना है। मीन्स 15 मिनट में एंट्री लिया है तो कम से कम 30 मिनट 45 मिनट आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। अब ये नहीं कि 15 मिनट में एंट्री लिया आपने, आप 5 मिनट के अंदर चाह रहे हो कि मुझे मूव मिल जाए, मैं निकल जाऊँ, नहीं। ठीक है, हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे? हाँ पिंटू, हाँ जी।
मैं ये कह रहा था कि ये जो हम स्टॉप लॉस हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना रखना है, हाँ हाँ इसी को ही हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं ना, कि हमारी कितनी कैपेसिटी है लॉस को झेलने की। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ उसको। मतलब रिस्क मैनेजमेंट की जो बातें होती हैं वो उसका मीनिंग क्या है? रिस्क मैनेजमेंट की बातें होती है तो उसका मीनिंग बस यही है कि आप, जैसे दो स्टॉक आपके पास, एक 200 रुपये का स्टॉक है और एक स्टॉक है 2000 रुपये का, ठीक है। आपके पास फंड कितना है? 1 लाख रुपये, ठीक है। तो आपने एक रिस्क मैनेज किया हुआ है कि मेरा 3000 तो ये मैक्सिमम हो गया, 2000 से 3000 तक मैं लॉस ले सकता हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ। तो अब देखो, आपने 200 रुपये वाला जो स्टॉक है, 200 रुपये का जो स्टॉक है, उस पर आपका कितना एसएल हो सकता है? 3000 डिवाइडेड बाई 15 पॉइंट आप एसएल इसके लिए दे सकते हो, ठीक है। अब 15 पॉइंट मैं इसके लिए दे सकता हूँ, इसके लिए क्या कर सकता हूँ? इसके लिए 15 पॉइंट देना वैलिड होगा हमारे लिए? इसके लिए 15 पॉइंट देना वैलिड होगा? नहीं होगा यहाँ वैलिड। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से मुझे रखना पड़ेगा कितना? 1.5 का एसएल रखना पड़ेगा, जो कि वैलिड नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि मूव में तो तुरंत कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन घटा लेंगे, ठीक है। जब पोजीशन घटा लेंगे, यानी दोनों का मान लेते 100 स्टॉक इसमें था, तो इसमें कम कर लेंगे स्टॉक, 10 कर लेंगे। जब पोजीशन जब हम कम कर लेंगे तो हमारा एसएल भी उसी हिसाब से हो जाएगा। अब पोजीशन कम कर ली, जैसे इसमें क्या हो रहा था, 200 डिवाइडेड बाई 100 2 टाइम्स आ रहा था। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइड 10, ठीक है। आप समझ रहे हो? आप एसएल के हिसाब से अपना पोजीशन को एडजस्ट करो, ना कि अपने पोजीशन के हिसाब से एसएल एडजस्ट करना है। आप, यही मेन रिस्क मैनेजमेंट होता है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एसएल जा सकता है, अब दो एंट्री है मेरी, 2 एंट्री है, एक में मैं 40 पॉइंट का एसएल मेरा लग रहा है कि मेरा ठीक है एसएल, जबकि आपने प्लान किया हुआ है हमेशा से कि 20 पॉइंट ही एसएल देना है मुझे। तो आपका लॉस तो फिक्स है ना कि 2000 या 3000 दे सकते, कोई एक आप फिक्स कर लोगे। तो 40 पे कितना स्टॉक ले सकते हैं? 40 एसएल जब देंगे तो, और जब 20 पॉइंट का हम एसएल देते हैं, उस समय कितना स्टॉक, मतलब हम कितना स्टॉक रख सकते हैं? ये क्या हो गया, यहाँ पे 150 हो जाएगा इस यहाँ पे, इसमें कितना हो जाएगा? 75। हाँ 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 75 ही स्टॉक लेने होंगे, और यहाँ ओके। जब मुझे 20 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, वहाँ हम 150 तक ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 20 का स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूँ तो हाँ 150 स्टॉक ले लूँ? हाँ, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है कि ये कांस्टेंट है, 3000 मेरा कांस्टेंट है, इसको मुझे फिक्स करना है। मतलब हमारा एसएल फिक्स हो चुका है, यहाँ पे एसएल नहीं फिक्स हो चुका है, मतलब मेरा लॉस फिक्स हो चुका है। यानी अगर मैं इस 150 क्वांटिटी में लॉस दूंगा तो भी 3000 दूंगा लॉस, अगर ये 75 क्वांटिटी में लॉस दूंगा तो भी 3000 का ही लॉस दूंगा। बात समझ गए? आपने लॉस ओके। फिक्स कर दिया। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 150 क्वांटिटी पे काम कर रहे हो और यहाँ 40 का जब स्टॉप लॉस दे के और 150 क्वांटिटी आप बाई कर लोगे 40 का स्टॉप लॉस दे के, तो आपका लॉस कितना हो सकता है? 150 इंटू 40 कितना हो गया? 6000 का लॉस हो गया, आपके 2 एसएल के बराबर हो गया। इसीलिए हमने क्या किया, पोजीशन साइज घटा दिया। अब कितने पे काम करना है? 75 पे काम करना है। ये हुआ असली रिस्क मैनेजमेंट।
ये रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए वैलिड है जो लॉस पे काम करते हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में लॉस ज़्यादा देखा है, लॉस को कंट्रोल नहीं करते हैं, उनके लिए है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है मार्केट में, अगर आप मार्केट में पैसे कमाना चाहते हो तो आप लॉस को कंट्रोल करना सीख जाओ। लॉसेस आपका अगर कंट्रोल हो गया तब आप मार्केट में पैसे बना पाओगे। तो ये जो 3000 डिसाइड किया, ये हमने खुद ने डिसाइड किया है ना? ये हमने अपने उसके अपना मतलब फंड के हिसाब से डिसाइड किया कि अपने फंड के हिसाब से मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। ठीक मैं है, मैं मेरी कितनी क्षमता है लेने की। हाँ। अब आपके पास जितना फंड है उस हिसाब से, जैसे ऐसा लॉस लेना चाहिए कि शाम को खाना, या फिर उस टाइम दिन में जब लॉस हो चुका है उस टाइम खाना ठीक से खा लो, या फिर रात को नींद सही से आ जाए। अब ऐसा नहीं कि लॉस ज़्यादा हो गया, रात में नींद ही नहीं आ रही है, तो ऐसे लॉस को नहीं लेना है। ठीक है, हाँ हाँ जी। सर, जब हम अभी रिस्क मैनेजमेंट का चल रहा है ना, तो इसमें जब हम डिमांड जोन पे एंट्री लेते हैं सपोज ना, और डिमांड जोन पे जब एंट्री लेते हैं तो कभी कभी उसका प्रीवियस का कैंडल जो होता है ना, उसका जो वीक होता है ना, तो वहां पे भी हम स्टॉप लॉस रखते हैं कभी। हाँ हाँ रखते तो हैं। वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट का ही फैक्टर है ना। हाँ, आप देखो डिमांड जोन पे कभी हम एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि इस वीक के बाहर ही होगा स्टॉप लॉस, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर के बाहर होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के बाहर होता है, यानी ऐसे बन गया, ठीक है। डिमांड जोन हमारा यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ एसएल नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यानी मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ तक था, यहाँ एसएल मेरा हुआ। अब इस हिसाब से मेरा एसएल मान लेते हैं कि यहाँ 5 पॉइंट का ही एसएल हुआ। अभी पहले वाले कंडीशन पे आ जाते हैं, मैंने वहाँ दो दिया था, एक पे 40 एक पे 20 एसएल दिया था। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं रिवर्सल ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल दिख रहा है, ठीक है। यानी अगर दो केस हो सकते हैं इसके बीच में, ये जोन था, ये तो मैंने बनाया कि यहाँ से निकल गया, डिमांड जोन बनाया तो ये सप्लाई जोन बनाया तो यहाँ से निकल गया। बाय द वे अगर ये ऐसे निकलता तो हमारा क्या था, ये जो इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई जो था, इसको इसने क्रॉस कर दिया हायर हाई को, एक नया हाई यहाँ बनाया। तो मीन्स आपने क्या किया, यहाँ एसएल डाला, यहाँ एसएल डाला, कि आपको पता है कि इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा कोई होप नहीं है रिवर्सल का। तो इस कंडीशन में अगर मुझे 5 पॉइंट का ही एसएल दिख रहा है, अगर मुझे 5 पॉइंट का एसएल दिख रहा है, तो मेरा रिस्क कितना था एक दिन का, 3000 का था, डिवाइडेड बाई 5 कर दो, यही होगा ना। आप वहाँ पे 600 के क्वांटिटी पे भी काम कर सकते हो। 20 वाले पे मैंने कितने पे काम किया था, 150 पे। 40 वाले पे 75 पे काम किया। अब 5 पॉइंट का जब एसएल वहाँ मिल रहा है तो मैं वहाँ 600 पे काम कर सकता हूँ। आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने एक ऑप्शन ट्रेड किया था, उस पर मैंने 2 लॉट डाल दिए थे। क्यों डाल दिए थे, क्योंकि मार्केट ऐसे गया था, ऐसे आके यहाँ आया था, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था और यहीं पे ट्रेड हो रहा था। मुझे पता था कि अगला स्विंग जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें एंट्री नहीं बनानी है, मतलब हमें एंट्री यहाँ नहीं बनानी थी, हमें एंट्री यहाँ बनानी थी, जो लास्ट स्विंग क्रॉस करता तब बनानी थी। लेकिन मैंने यहाँ इसलिए किया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि ये है हमारा डिमांड जोन बनेगा, स्ट्रॉन्ग वो है, सपोर्ट है, तो डिमांड जोन की तरह काम करेगा। इसलिए मैंने क्या किया, नयन को याद होगा, मैंने ऑर्डर पहले डाल दिया था और बाद में नयन को बताया था कि मैंने पहले ही डाला हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट का एसएल था और मैंने 2 लॉट डाल दिया था, क्योंकि मेरा लॉस कम था। यहाँ पे मेरा पोजीशन बढ़ा सकता हूँ, मैं पोजीशन साइजिंग यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ। पोजीशन साइजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉप लॉस और प्रॉफिट के, ठीक है। तो उस बीच में अगर ये फैक्टर आ जाता है कि आपका स्टॉप लॉस पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
पोजीशन को। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। आप अगर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का उस पे ट्रेड कर रहे हो, सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहे हो, आपको 5 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये का, 20 पॉइंट का एसएल आपको दिख रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि आप 40 लॉट लेके बैठ जाओ, ठीक है। 40 लॉट लेके बैठोगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी ना, अगर 40 लॉट से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो पहले तो आप हैवी क्वांटिटी लिए हुए हो, तुरंत प्राइस चेंज होगा तो आपका वो दिखेगा, थोड़ा लॉस दिखेगा। थोड़ा लॉस क्या, 40 लॉट के हिसाब से लॉस दिखेगा। तो इतना भी नहीं लो कि जो आपने कभी देखा ही नहीं है। आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते रहना, 1 लॉट, 2 लॉट, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ऐसे चल रहा है। ऐसा नहीं कि शुरू में 2 लॉट पे काम किया, फिर देखा किसी को तो 6 लॉट पे काम करने लगा, और फिर किसी को देखा तो 10 लॉट, किसी और को देख लिया यूट्यूबर को, एक ही बार में 40 लॉट और 100 लॉट पे काम करने लगा कि यार 100 लॉट पे तो सारे रिकवर हो जाएंगे, 1 महीने का लॉस रिकवर हो जाएगा। ये 100 लॉट और 40 लॉट पे एकाएक जंप वही लोग करते हैं जिनके दिमाग में ये भरा हुआ है, एक ख्वाब भरा हुआ है कि मुझे सारे लॉस रिकवर कर लेना है। मार्केट आपसे पैसे ले ली है, आपको रिटर्न अभी नहीं करने वाला जब तक कि आप अपना स्टाइल नहीं चेंज करोगे, अपना स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करोगे, या फिर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। जब ऐसा नहीं किया तो आपको पैसे नहीं रिटर्न होंगे। पैसे वो भी रिटर्न होंगे अगर अपने आप को अपग्रेड कर लिए हो। तो आपका 1 लाख लॉस दिया है ना अभी तक के ट्रेडिंग में, वो 1 लाख आपको रिटर्न करने में 1 वीक भी नहीं लेगी। मार्केट को पैसे रिटर्न करने में 1 वीक का भी नहीं टाइम लगेगा कि वो दे जाएगा। इसलिए आप लॉस को अपने दिमाग में मत रखो कि मैंने इतना लॉस किया हुआ है, क्योंकि अगर वो लॉस के हिसाब से लॉस के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर लॉस तो आप प्रॉफिट के लिए थोड़े ट्रेड कर रहे हो, आप लॉस कवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको लॉस ही मिलेगा। चलो, ये तो मैं आगे चला गया थोड़ा, ये पोजीशन साइजिंग वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह मैं आगे बताऊंगा, भी थोड़ा सही से बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं, कल कहाँ तक हो गया था हमारा, और कोशिश करो अपने आप को मोटिवेटेड रखने का हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो आपका प्लस पॉइंट है। आपका माइंडसेट स्ट्रांग तभी होगा जब खुद को मोटिवेटेड पाओगे। आपको मार्केट में काम करना है तो पूरा मोटिवेटेड हो के कि, क्योंकि अगर ऐसे लूज पूज होके काम करोगे कि यार पैसे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं लगाया हुआ तो है, पैसे मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो और कुछ तो कर ही लेंगे, तब वैसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ था कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का कैसे आपको पता चल जाएगा। ये अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर बताया हुआ था, ये हायर लो हायर लो हायर लो जैसे ही बनेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो था मेरा, जब मैं एम ट्रेड करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट एम ऐसे बने जो हम नर्सरी में लिखते थे ना, ये पेज पे, अच्छा लास्ट वाले लाइन पे नहीं ले जाते थे ना, ऐसा पेज होता था जो हम लोग स्पेलिंग को लिखते थे ऐसे। ये परफेक्ट एम हुआ, ये परफेक्ट वी हुआ, और ये परफेक्ट डब्ल्यू, ये डब्ल्यू परफेक्ट है, ठीक है। तो ये परफेक्ट ऐसे नहीं बनता। अब परफेक्ट अगर बन रहा है ना तो उसमें ना आपको मतलब आपका जो ट्रेड होगा ना वो उतना परफेक्ट नहीं, थोड़ा सा डाउटफुल होगा। अब इसमें देखो, ये बना था क्या, हायर हाई बना था, और ये क्या बन गया, ये क्या बना, लोअर लो, और ये लोअर हाई, ऐसा ही था ना कुछ। हमने क्या याद किया था, हाई से लेके हाई वाले को रिलेट करेंगे, जब लोअर लो ले रहे हैं तो लोअर हाई लेंगे, ठीक है। तो जब भी लोअर हाई बनता है
तो एक सीन मार्केट में क्रिएट हो जाता है कि यहाँ से रिवर्सल आया तो एक फास्ट मूव मिलेगा मुझे। मीन्स अगर ऐसे चल के ऐसे बन गया, फिर यहाँ से ऐसे बन गया, इसका मीन्स क्या है, ये हायर हाई था, ये लोअर हाई हो गया, ये भी उसका लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो और ये लोअर लो। तो इस सीन में हमारी एंट्री यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे होगी। अच्छा, रेड से लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ब्लैक दिखेगा ज़्यादा क्या? अगर ये अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं, ऐसे होता, फिर थोड़ा सा ऐसे होता, ठीक है। तो ये था हमारा लो, लो मान लेते हैं इसको, ठीक है। लोअर लो नहीं लिखते क्योंकि इसके आगे पीछे कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या हो जाएगा, हायर हाई, अप ट्रेंड हुआ ना, ये हायर हाई हो जाएगा, फिर ये भी हायर हाई हो जाएगा। अगर कुछ यहाँ ऐसे बनाया तो ये भी हायर हाई हो जाएगा। जहाँ तक हमने डिस्कस किया था, ये क्या बन जाएगा, हायर लो और हायर लो। इस तरह के अप ट्रेंड के सीन में हम यहाँ पे ट्रेड करते थे, फिर यहाँ ट्रेड करते थे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल मिल गया, इसमें यहाँ से रिवर्सल मिल गया और इसमें यहाँ से, समझ गए? ये मार्केट स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तो ये परफेक्ट एम का सीन में थोड़ा सा वो हो जाता है, लोग इसको कहते हैं डबल बॉटम। लेकिन अब इसमें क्या होता है ना कि आपकी एंट्री यहाँ होती है, मीन्स आपको मतलब आपको यहाँ से इतना दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, और उसमें डर है कि हो सकता है, परफेक्ट डब्ल्यू में क्या डर होता है कि हो सकता है डबल बॉटम ना बना के ये साइडवेज चला जाए। लेकिन ये वाला इस तरह के एक्सटेंडेड डब्ल्यू में साइडवेज का चांस नहीं होता। साइडवेज कब हो सकता है, जब यहाँ से ऐसे नीचे निकल जाए, यानी ये वाला हाई इस वाले हाई को क्रॉस ना करे, तब इस कंडीशन में ऐसे साइडवेज हो सकता है, समझे? ये भी तब होता है, कब होता है, जब मार्केट ऐसे गिर रहा हो, ऐसे क्या, तब ऐसे होता है, यानी ये लो, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, और ये देखो ये इसके बराबर बना दिया। ये क्या बना दिया, लोअर हाई। जैसे ही यहाँ लोअर हाई बनाया था, मेरे दिमाग में अप ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं दिखेगा, डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड दिखेगा, समझे? यहाँ तक तो आप लोग चलो समझ चुके हो। अब आगे मैं काम करता हूँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जहाँ तक आप लोगों को सारा समझ आ चुका है। मार्केट स्ट्रक्चर पहले बताने के पीछे कारण था कि जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं जानते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कुछ जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ टर्म्स जो होते हैं कि कहाँ पैटर्न कौन सा यूज करना है, वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आपको देखो, ये हायर लो पे भी मैं बता दूंगा मैंने कितने बार ट्रेड लिया है और सब सही हुआ है। आपको अगर कुछ नहीं प्राइस एक्शन में आता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर पे मैं आपको एग्जांपल पे दिखा देता हूँ। अच्छा, एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को, आप लोग बोर तो नहीं होते होगे, क्योंकि एग्जांपल दिखाता हूँ क्योंकि आपको लाइव समझ आए, चार्ट्स पे समझ आए। नहीं तो एग्जांपल में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उससे क्या होता है, आपको चार्ट का सीन दिख जाएगा कि मैंने उस दिन गलती क्या की थी। अच्छा, आप बताओ किसी ने लास्ट टाइम ट्रेड किया है, जो बताओ उसी में चार्ट देखता हूँ। आप जिसका चार्ट बताओगे उसी में देखता। नहीं तो फिर अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं बैंक निफ्टी देखूंगा। चलो बैंक निफ्टी देखता हूँ, बैंक निफ्टी से ज़्यादा समझ आएगा। इसमें देखो, पहले इसको इंडिकेटर को हटाने दो।
इसमें आप देखो। सर हम्म आपने जो ट्रायंगल बनाया ना अभी यहाँ पे, हाँ हमने कल डिस्कस किया था, जब उस ट्रायंगल के बाद एक कैंडल बनेगा उसके बाद हम एंट्री लेंगे। हाँ हाँ। तो बहुत बार अभी ऐसी सिचुएशन होती है आपने जैसे दिखाई, तब एंट्री कब लेनी है? अब जैसे अब आज डायरेक्ट का बड़ा कैंडल बनाता है। आज का मैं बता रहा हूँ आज का क्या सीन था और क्या गलती हुआ। एक मिनट, गलती नहीं, आज का मैं बता रहा हूँ आज के सीन में क्यों इतना तेज निकल गया और हमें मौका नहीं मिला। ठीक है, किसी को छूट गया होगा तो एक मिनट पहले मैं इसको ले लूँ। ठीक है, इसको हटा दो, दो लाइन पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आप, एक मिनट, इसमें देखो मैंने क्या बताया था। ये मैंने क्या बताया था, ये आया फिर गया फिर आया फिर गया। पहला कंफर्मेशन हमारा यहाँ था कि ये W बना रहा है। ठीक है, और W के साथ ये क्या बना रहा था, ये लो था, ये लोअर हाई था। ठीक है, सॉरी, इसको क्या लेंगे हम, अप ट्रेंड में जब अप ट्रेंड होता है मार्केट तो क्या बनता है, ये हायर हाई, ये हायर लो बनता है ना। इसने हायर लो बनाया, हायर लो बनाया। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे हायर लो बनाया, समझ रहे हो मार्केट को। अब देखो यहाँ तो हाई था एक, यहाँ पे भी क्या बनाया इसने, लोअर हाई, समझ गए। अब लोअर हाई पे अगर मैं एक लाइन खींचूं और फिर यहाँ बन गया क्या, लोअर हाई, दूसरा लाइन यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रहा है आपको। इसको मैं, ये पूरा आएगा अलग, इसको मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा क्राउड हो जाएगा इस पर। एक चीज़ देखो, ये जो लाइन यहाँ पे और फिर ये लाइन, और बॉटम में देखो सिर्फ ये लाइन। ठीक है, और इसके बाद एक बना यहाँ पे, ये सारे रिजेक्शन है। मैंने क्या बताया था कल, दो केस होता है। ठीक है, ये कब केस होता है, जब डाउन साइड से आ रहा है। तो अप साइड से आ रहा है तब ट्रायंगल का क्या केस होगा, इस तरह का होगा, और यहाँ हम रखें। ठीक है, मतलब अप ट्रेंड में समझ रहे हो ना, ये आया, ये यहाँ वो बनाया। ठीक, मेरे कहने का मतलब है कि आइडियल केस हमारे लिए यही होता है कि जब डाउन से अप ट्रेंड हो गया मार्केट और बायर से स्ट्रॉन्ग, और जब इस तरह का केस बनाता है और यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड होता है, तब चांसेस होता है कि ऊपर निकल जाए। ठीक है, और दूसरा आइडियल केस क्या होता है, जब अपसाइड से नीचे आता है और ऐसे ट्रायंगल बनाता है और नीचे वाला लोअर लाइन पे ये ट्रेड करता है तो ये नीचे निकलता है, यही होता है। अब इसमें आप देखो आज के मार्केट में क्या था, आज के मार्केट में नॉर्मल केस था कि ये नीचे से आया था और वो बनाया और यहीं पे ट्रेड करना था। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जब मैंने इस वीक को और इस वीक को मिलाया तो ये काफ़ी नीचे था। एक भी वीक इस ट्रेंड लाइन पे कहीं नहीं दिखा मुझे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जितने वीक्स मिल रहे थे सारे अपर ट्रेंड लाइन पे मिल रहे थे। यानी अगर मैं इसको और थोड़ा सा साफ करके दिखाऊं तो आप देखोगे इसका हाई
इसका हाई, इसका हाई लगभग बराबर है, जबकि यहाँ पे भी हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद भी यहाँ कोशिश किया अपसाइड जाने का, लेकिन नीचे में ऐसा हो रहा है क्या, इसका हाई, इसका लो, इसका लो, और ये बहुत बड़ा लो था। उसके बाद देखो इस वाले लो को एक भी, या इस वाले भी यहाँ तक भी नहीं आया, एक भी, एक आया है वो भी रिजेक्शन कैंडल था। तो जब ऐसा सीन रहेगा, ये मार्केट के टाइम में आपको ऑब्जर्व करना है एट ए टाइम एंट्री के पहले, ठीक है। तो अगर दिख रहा है कि मुझे आइडियल केस दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे भी एसएल डाल दूँ या फिर इसके नीचे भी एसएल डाल दूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ अपसाइड के लिए। हाँ, मान लेते हैं कि ये आइडियल केस ना आके ये जो है, एक मिनट इसको हटाऊँ पहले मैं, जनरली ये तब गड़बड़ होता है, ये जो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे एक नीचे आएगा, एक वीक बना देगा इतना बड़ा, तब ग्रीन बना के निकलेगा, या फिर निकलने के बाद एक टेस्ट कर लेगा। तो ये कब होता है, जब मार्केट नॉर्मल साइडवेज था और ऐसे बना दिया, उस केस में या तो अपसाइड निकल जाए या डाउन साइड निकल जाए। उस केस में ज़्यादा ये होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एक वीक ऊपर बनता है। शायद नयन ने एक बार मेरे साथ देखा था, याद होगा उस दिन का ट्रेड, जब हमने डाउन साइड के लिए बनाया था और वो एसएल लिया और तब गया था। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। याद है कितने तारीख का था, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है, एक मिनट होगा थोड़ा सा इसको, हाँ यहाँ पे देखो। अब इस केस में आप देख लो, यहाँ पे मैंने बना दिया इसको विक ऐसे, ठीक है, और यहाँ से भी बना दिया ऐसे, ठीक है। अब ये देखो मार्केट कैसा था, गैप अप खुल के साइडवेज हो चुका है, ठीक है। इससे पहले तो चलो ये एक मिनट, इससे पहले तो चलो ये यहाँ तक आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ गैप अप, इतना बड़ा गैप अप खुला था, तो पहले तो हमारा सीन था कि ये डाउन जाएगा। जब बहुत बड़ा अपसाइड मूव के बाद और इस तरह का मार्केट गैप अप खुल जाए, इतना बड़ा गैप अप 6400 से सीधे 900 पे, इतना बड़ा गैप अप जब खुल जाए, तो पहले ही आप मेरा सीन हो जाएगा कि डाउन साइड गिर जाएगा अब, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। और उस केस में अगर ये साइडवेज मार्केट चला, हो सकता है कौन सा, ये 18 में थर्सडे था क्या, 18 में नहीं, ट्यूसडे था, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पूरा साइडवेज दिख रहा है मार्केट, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ तक पूरा साइडवेज दिख रहा है, ठीक है। ना तो कोई ऐसा मूव यहाँ अभी करंट में दिखा मुझे कि यहाँ से ऐसे साइडवेज जब चल रहा है, इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये एक ब्रेक किया था, यहाँ तक हमें प्रॉफिट भी दिख रहा था। जब हम कॉस्ट पे एसएल डालने लगे, याद होगा नयन को, जब हमने कॉस्ट पे एसएल डाला लेकिन हमें टाइम नहीं दिया और एसएल ले गया, और छोटा एसएल था, और हुआ वही साइडवेज का इफेक्ट, ऊपर निकला फिर नीचे आ गया। तो ये साइडवेज मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी ऐसा। तो यहाँ पे आप साइडवेज मार्केट ये था या नहीं था, आपको समझ कैसे आएगा ये चीज़,
आप देखो 18 तारीख है ना, एक बार जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट बनाए थे वो भेजे क्या, वो दिखाओगे एक बार? उसमें वो ना बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था पेनेंट के बाद। एक मिनट, इसको मैं 18 तारीख का एक चीज़ दिखा दूँ पहले। अट्ठारह में आप देखो, आपको साफ क्लियर हो गया यहाँ पे। ये 18 मई का था। 18 मई का चार्ट कैसे बना हुआ है? छोटे बॉडी पे वीक डोजी। जब डोजी बना हुआ यानी मार्केट में पूरा साइडवेज मार्केट रहा, यानी हमें इस मार्केट में कमाने को टाइम मिलता, पैसे मिलते, इसमें कमाने को मिलता चांस, इसमें मिलता। लेकिन ये मार्केट और ये मार्केट और ये मार्केट, इस तरह के मार्केट में आपको हमेशा साइडवेज मार्केट और लॉस दिखेगा, क्योंकि ये जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, जितना ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अब बंद होगा वहीं पे जहाँ पे इसको ओपन हुआ था। तो पहले ही ये साइडवेज मार्केट था, तो इस वाले साइडवेज मार्केट में जनरली लॉस का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए वो वहाँ पे जब भी हम साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई कर लिए कि ये साइडवेज मार्केट है, हमें पहले ध्यान रखना है कि ऐसे जगह पे या तो ट्रेड ना करें, या फिर जो ट्रेंड लाइन आपने बनाया है हो सकता है कि वो आपको गलत प्रूफ कर दे। समझे? अब देखो आज का ही देख लो, आज भी देखो मार्केट कैसे बन गया, यहाँ पे साइडवेज की तरह बन गया। आप पूरा देखोगे जब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज का मार्केट, ये ऐसा सीन कभी होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद तुरंत रिवर्सल। समझे? तो ये सब चीज़ को आपको यही तो आइडेंटिफाई करना है, आपको इसी चीज़ से तो बचना है। एक बड़ा, अब देखो यहाँ पे ये निकलने का भी कारण था क्योंकि जिस तरह से ये मार्केट बना था, हम इसको बड़ा गैप अप का एक्सपेक्टेशन था मार्केट से कि यहाँ से बड़ा गैप अप खुल के और यहाँ पे, यानी देखो ऐसे मार्केट चला, दूसरे दिन अगर बड़ा गैप अप यहाँ खुला तो मार्केट इसी रेंज में रह जाएगा। अगर इसको अपसाइड जाना है तो दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट ऐसे निकला हुआ है, इसको अगर फ्लैट खुल गया तो फ्लैट खुल गया तो चांसेस है कि यहाँ पे जो बायर बैठे, यहाँ से जो बायर बैठे हुए थे यहाँ पे भी रुके हुए होंगे, क्योंकि उनको अच्छा, वो अभी भी एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक नया मूव मिला इसको, जो कि यहाँ पे आया हमारा। तो इस मूव पे अब ये सोचेंगे कि चलो मिल गया मुझे, इसीलिए यहाँ सेलिंग आई। तीसरा सीन, ये फर्स्ट सीन था, सेकंड सीन था, और थर्ड सीन देखते हैं। हटा दो इसको। थर्ड सीन में क्या है? मार्केट यहाँ था, मार्केट खुल ही गया यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा? ऐसे मार्केट आ जाएगा, यानी यहाँ से जो बायर बैठे थे यहाँ वाला प्रॉफिट कैच नहीं कर पाए, अभी यहाँ पे आ गए, तो इनको डर हो गया एसएल हिट होगा और ये जल्दी से निकलेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना के गिरा देगा। हो सकता है ज़्यादा दूर तक नहीं गिरे, क्योंकि जहाँ तक हॉल्ट किया है वहीं पे आके फिर ये रुक जाए या फिर ऊपर जाए। समझे? तो आपको साइडवेज मार्केट में ये पैटर्न्स या कोई इंडिकेटर आपको उतना अच्छा वो नहीं दे पाएगा एक्यूरेसी। इसीलिए कहा जाता है, हम भी बोलते हैं इस पे कि अब कभी भी काम करो तो साइडवेज मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश करो, उस मार्केट में ना काम करो, वही अच्छा है। क्योंकि वो हमेशा एक तो कि चॉपी मार्केट हो जाता है, लॉस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में अगर ऐसा दिख रहा है सीन तो आप कर सकते हो। देखो ये भी नो डाउट अगर आपने वहाँ ध्यान से समझने की कोशिश की होगी। चलो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको।
बैंक निफ्टी फ्यूचर दिखाता हूँ। आपको मैं फ्यूचर का चार्ट दिखा देता हूँ, उसमें कुछ समझ आपको आएगा। चलो, ये है हमारा बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। ये फ्यूचर का चार्ट है। एक चीज़ मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बना क्यों नहीं? एक मिनट। ये फ्यूचर ही है ना? देखो, आपको एक चीज़ दिखेगा यहाँ पे। इसमें से बहुतों ने देखा होगा या बहुतों ने नहीं देखा होगा। किस किस ने देखा था ये चीज़ चार्ट पहले से? ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का ऐसा चार्ट देखा था आपने, या ऐसा कभी लगाया था? आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। यहाँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था, यानी ये जो रेंज था हमारा, इस रेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था, ठीक है। यानी जब भी ये रेंज ब्रेक होता, ये रेड लाइन देख रहे हो आप, इस पे ये रेड लाइन एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा था। जब भी ये ब्रेक होता रेड लाइन, तो अपसाइड ही निकलता, और हुआ भी यही। इस रेड लाइन को अगेन यहाँ क्रॉस होते ही एक बड़ा मूव मिला। हम नीचे मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं करते, अगर ऊपर ऐसा बन रहा है, यहाँ जब भी ब्रेक करेगा बहुत अच्छा मूव मिलेगा। और हुआ यही, इतने ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ जब ट्रेड हो रहे थे, इस वॉल्यूम की वजह से ये कैंडल बना इतना तेज। देखो ये वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम सडन उसको ऊपर की ओर निकाल दिया। चलो इस चीज़ को मैं अगर उसमें कर दूँ पूरे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में कर दूँ 1 घंटे में, इसको मैं हटा दूँ वॉल्यूम को। एक घंटे में नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा लूँगा इसको 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे का कर दिया। फिर अब मैं वॉल्यूम चार्ट लगाता हूँ यहाँ से। अब आपको कुछ समझ आ रहा है? चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये लेवल, ये लेवल, ये सारे एक रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बार बार वहाँ पे आ रहा था। और देखो पहले तो यहीं से गिरा, अब इस जगह जाके तब ये निकला, फिर आके यहीं इसी रेंज में फंस गया, ये फंस गया। अब देखो जब इसके ऊपर बनाया था ग्रीन कैंडल है स्ट्रॉन्ग, फिर ये रेंज से निकल गया, यानी ये हाई वॉल्यूम के रेंज से जैसे ही निकला तो ये बहुत अच्छा मूव ऊपर की ओर दे गया। तो इससे भी हमें पता चल जाता है वहाँ के उस टाइम का लेवल, कि किस जगह पे वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं और उस जगह हमारा क्या मूव मिल सकता है।
तो साफ दिख रहा था कि वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं तो ज़्यादा ही ऊपर अपसाइड के लिए ही मूव मिलेगा। समझ गए? अब इसको यहाँ पे बंद करते हैं, चलते हैं पैटर्न पे। हम कहाँ तक गए थे? अब यहाँ तक मैंने बता दिया था, स्विंग तक बता दिया था। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लाइन खींचना मैं बता दूँ। रेजिस्टेंस सपोर्ट का लाइन खींचना ये बड़ा चीज़ नहीं होता है, बस आपको ये होना चाहिए कि आप जब ड्रॉ करोगे तो मैक्सिमम मिनिमम 2 से 3 पॉइंट मिलने चाहिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तो आपको 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट मिलने चाहिए जो टच हो रहे होंगे उस लाइन से, तो उसको कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे आप देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बैंक निफ्टी का मंथली का चार्ट खोला हुआ है और मंथली पे मैंने इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर अपसाइड के लिए ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे टच हुआ है, ये जाने की कोशिश किया, यहाँ पे जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, अब यहाँ पे है। अब हो सकता है कि इस लेवल से 36,000 या 36,100 के लेवल पे ये रेजिस्टेंस की तरह इसको फेस करे या फिर नहीं भी कर सकता है। ठीक, अच्छा इसमें देख रहा हूँ ना, बैंक निफ्टी उस पर देखता हूँ। मीन्स सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, जो अपर लेवल का जो लाइन होगा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और लोअर लेवल का लाइन क्या करेगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ये जो है यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है तो ये इसको रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर नीचे आ गया टकरा के। जब इसे ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, सपोर्ट बन गया। अब ये ऊपर गया और यहीं पे आके टकराया और फिर बाउंस हुआ। तो यही कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन नहीं होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे जाके प्राइस रिवर्स होता है या फिर वहाँ से उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है आप बताओ। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको वर्टिकल लाइन में ऐसे इंक्लाइनेशन पे भी मिलेगा, ऐसे अपसाइड वाले लाइन पे भी। इसको भी मैं कह सकते हैं कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे हम लोग वेज बनाते हैं ये, तो अपसाइड का जो लाइन होता है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, डाउन साइड का लाइन सपोर्ट की तरह, क्योंकि बार बार इस लाइन पे ये हिट हो रहा है। अपसाइड के लाइन यानी ये रेजिस्टेंस की तरह ये बार बार हिट हो रहा है। ठीक है, अब ये बनते क्यों है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्यों आता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं पहले। जैसे एक प्राइस था यहाँ पे 100 रुपये का, 100 रुपये का कोई प्राइस था, कोई शेयर था, तो वो बहुत दिन के बाद 100 रुपये पे आया था। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से निकल गया ये बहुत पहले यहाँ से ये था 800 रुपये का शेयर था, 100 रुपये पे आ गया, तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग की और इसे यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया, 400 पे चला गया। अब ऊपर से आया यहाँ तक, कहाँ तक आया ये, 300 पे आया। तो 300 पे आएगा तो जो यहाँ 100 रुपये पे छूट गए थे लोग,
जिन्होंने 100 रुपये पे कैच नहीं किया उनको लगा था कि 800 महंगा है, 800 महंगा है, 100 पे सस्ता मिला, तो कुछ लोगों ने खरीद के इसको ऊपर तक ले गए। लेकिन जो यहाँ पे रह गए होंगे वो क्या सोचेंगे? क्या वो सोचेंगे कि 100 रुपये फिर आ जाए? नहीं सोचेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही सिर्फ ये सोचती है कि वही प्राइस पे मुझे चाहिए। लेकिन और जनरल आदमी है वो हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा सा नीचे आने दो फिर मैं लूँगा। अब ये जैसे ही 100 पॉइंट नीचे आया तो सबने लेना स्टार्ट कर दिया, फिर ये तोड़ के ये बना दिया 500 पॉइंट। ठीक है, अब क्या जो 100 रुपये पे बैठे हुए थे लेने के लिए, क्या वो उनको होप है अभी भी कि 100 रुपये पे मिलेगा? अब उनका होप टूटते जा रहा है कि अब ये स्टॉक 100 रुपये तक नहीं आएगा, और चांसेस भी ज़्यादा है कि 100 रुपये तक नहीं आएगा, क्योंकि 100 रुपये तक आना होगा उसको तो पहले यहाँ भी लोग बाइंग करने लगेंगे 400 पे। 400 से फिर अगर स्विंग ऊपर गया, अगर यहाँ भी 500 को क्रॉस नहीं किया तो फिर यहाँ पे 300 पे वो बाई करना चाहेंगे। 300 को अगर क्रॉस नहीं किया तब जाके ये 100 पे बाई करना चाहेंगे। लेकिन अगले बार ये 100 पे आएगा तो फिर अगर ऐसे निकलेगा। चीज़ समझ रहे हो? चीज़ों को समझो आप, एकदम ये क्लियर होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, मास साइकोलॉजी से बनता है। गया ऊपर, जिसको नहीं मिला था उसने बनाया 300 पे पोजीशन, अब 500 पे गया, तो यहाँ पे जो नहीं ले पाए होंगे अब 500 पे क्या वेट करेंगे कि 400 के अप्रॉक्स पे मुझे मिल जाए ना तो मैं ले लूँगा। अब 400 के अप्रॉक्स मिला तो 400 पे उन्होंने बाइंग कर लिया। दूसरा सपोर्ट कहाँ बन गया? 300 पे। यहाँ सपोर्ट बन गया, यहाँ ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे आके ये सपोर्ट बन गया, यहाँ क्रॉस हो गया तो अब तो ये सपोर्ट बन गया। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है ये। ठीक है, तो 500 के रेफरेंस पॉइंट में ये भी यहाँ तक सस्ता था, लेकिन हो सकता है न्यूज़ या कोई और ऐसा चीज़ स्टॉक में हुआ होगा कि यहाँ से ये टूट गया तो कुछ लोग यहाँ भी बाई करने की कोशिश करेंगे इस लेवल पे 400 पे। लेकिन जब टूट रहा है, न्यूज़ अच्छा नहीं आया है इसका, या फिर इसके क्वार्टर का रिजल्ट आया है, तो ख़राब रिजल्ट आने की वजह से अब ये 400 पे नहीं रुकेगा। अब कहेगा लोग कि 400 पे नहीं लूँगा मैं, 400 बेकार है। 300 पे आएगा तो 300 पे लोग सोचेंगे कि ले लो, अच्छा है टाइमिंग। अभी जिनको एनालिसिस नहीं आता है वो 300 पे ही जाके लेने की कोशिश करेंगे, तो 300 पे भी एक बाउंस आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी उनको पता चल गया कि स्टॉक तो सही चलने वाला नहीं है, यही हॉल्ट कर रहा है, तो और गिर जाएगा। अब यही सेम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अब सोच के देखो, यस बैंक ने लो कितना पे लगाया था पता? यस बैंक का लो कितने पे था? यस बैंक का लो लगभग 11 रुपये समथिंग या 10 रुपये समथिंग, नहीं उससे भी नीचे गया था वो। यस बैंक का लो मैं देख ही लेता हूँ। यस बैंक ने 5 रुपये का लो लगाया था। ठीक है, अब एक चीज़ देखो इसमें, आपको यस बैंक से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब आपको लगता है कि यस बैंक 5 रुपये तक जाएगा, जब उसकी हालत एकदम खराब हो जाएगी तब जाएगा। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ कि यस बैंक 5 रुपये तक नहीं जाएगा? क्योंकि जब 5 रुपये का यहाँ लो लगाया था इसने, तो 5 रुपये तक जिसने जो खरीद नहीं पाए यहाँ पे, वो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दिए 11 रुपये तक। उनको लगा कि भाई 11 से तो नीचे नहीं जाएगा, अब 11 इसका हद हो गया, अब SBI के साथ ये काम कर रहा है तो ऊपर जाएगा। अब जिसने भी 11 पे ले लिया तो अपसाइड गया, 16-17 तक गया। अब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने 5 पे भी नहीं लिया, 16 पे भी नहीं लिया, मतलब 11 पे भी नहीं लिया, तो अब उसका अगला वो होगा कि नहीं, थोड़ा सा करेक्ट होगा, नीचे आएगा तो मैं लूँगा।
अब देखो कहाँ लो लगाया, 12 पे ही लो लगा के निकल गया। अब 12 पे फिर आईपीओ इसका एफपीओ आया तो उसका प्राइस कितना 12 फिक्स कर दिया। अब जब से 12 फिक्स कर दिया है तब से वो 12 के नीचे आना मुश्किल हो गया उसको। क्यों? क्योंकि 12 पे जिसे जिसे अलॉट हो चुका था यस बैंक का आईपीओ वो 20 तक देखे, मतलब उन्होंने 20 तक देखा है, उनको 20 तक का प्रॉफिट दिखा होगा। तो अब जिसने, जैसे मेरे ही ऑफिस के कुछ लोगों ने 8-8 10-10 हज़ार इसका यस बैंक खरीद के रखा हुआ है, तो उनका तो 20 रुपये तक प्रॉफिट दिखा। तो मुझे लगा कि यार मैंने लगाया होता तो मुझे भी मिल जाता प्रॉफिट, 10 रुपये का तो इजीली प्रॉफिट हो जाता, डबल हो जाता। डायरेक्ट 12 का ख़रीदा हुआ 20-22 मिल जाता, डबल के बराबर हो जाता। अब देखो ये जब भी यहाँ आएगा ना 12 के पास तब बाइंग आएगी इसमें, क्योंकि 12 अब इसके लिए सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो गया। लोगों को लगता है कि 12 के नीचे नहीं जाएगा, तो जब भी 12 के पास आने की कोशिश करेगी ये मार्केट ऊपर की ओर खींचेगा। देखो आज वही है 13-14 तक चला गया। यहाँ जब भी नीचे आएगा 12-85 के बाद देखो 13.90 तक 1 रुपये फिर बढ़ा हुआ। यही होता है, इसी वजह से हम मार्केट में ये देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ये पूरा साइकोलॉजी है, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। इसी को जोन नाम दे देता है, क्योंकि जोन होता है, क्योंकि अब एग्जैक्टली तो ये 500 पॉइंट पे नहीं होगा ना, कुछ बायर पहले भी आ जाएंगे, कुछ सेलर पहले भी आ जाएंगे, तो ये एक जोन की तरह क्रिएट होता है। अब चलो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब इतना बता दिया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सारे स्टॉक उठाता हूँ आपके सामने और उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, करते हैं। आपको भी पता होना चाहिए, सारे स्टॉक का नहीं, लगभग। आप या तो आप बताओ किस किस का स्टॉक का खींचना है जो आपके नज़र में है, या फिर जो आप ट्रेड करते हो, या फिर चले आगे। एक बात बताओ। हाँ जी बताइए। आप कोई भी स्टॉक ले लो और हम में से जो भी अभी प्रेजेंट है आप हाँ। उनको एक एक करके पूछो, हाँ, ताकि सबको मालूम होगा, मतलब सबको चांस मिलेगा, सबको मजा आएगा। ये तो क्लियर हो जाएगा। देखो मैं स्टॉक शुरुआत से कर देता हूँ। ये मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ ना, अभी देखो टाइम लगेगा इसमें, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको सारे स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होंगे कि कहाँ पे भाई ये रुक सकता है, तो किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप पोजिशनल करते हो, आपके पास पैसे हैं या फिर आप बिजनेस करते हो, तो आपको 100% पता होगा। जैसे ही वहाँ तक लेवल तक आएगा आप उसको क्या करो, डालना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको समझ आ गई कि अरे यार यही इसका लेवल है। तो ये सबसे बेस होता है यही, मतलब अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बेस है और कुछ नहीं। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से निकाल लेते हो तो आपका ट्रेड का एक्यूरेसी सही हो जाएगा, आप ट्रेड सही से करने लगोगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए चलते हैं स्टॉक पे बात करते हैं। मैं 500 से ऊपर वाले स्टॉक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब देखो किसी ने मुझसे पूछा था, अच्छा जगदीश जी आज नहीं आए हैं, जगदीश जी का ये था, नहीं ये तो दिलीप जी का था। दिलीप सर आपका है, देख लीजिए, आज से आपको डरना नहीं है एकदम। अब ये देखो डेली टाइम फ्रेम में मैंने इसको वो किया हुआ, ये एक बार यहाँ टच किया था, फिर मार्केट गया, घूमते फिरते आया, फिर यहीं पे आया है, फिर यहीं पे आया। तो ये जो कॉमन पॉइंट मुझे 1 2 3 ये 3 पॉइंट जो मुझे कॉमन मिला, ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, जब लोअर लिमिट मतलब नीचे का लाइन है तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। तो अब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं इस पर कि इस सपोर्ट के नीचे आएगा। अब देखो एक चीज़ और याद रखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चार्ट में सिर्फ एक ही सपोर्ट हो, या कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चार्ट में सारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ही हो। इसमें देखो थोड़ा सा कुछ एंगल से ये सपोर्ट बनाते जा रहा है, यानी ये भी एंगल के पीछे आप लोग साइकोलॉजी समझ रहे हो। आप में से ही बताओ, कोई भी बताओ मुझे, ये एंगल अपसाइड के लिए क्यों बनते जा रहा है।
आप में से कोई बताओ कि ये एंगल अपसाइड के लिए क्यों बन रहा है? बायर हैवी है वहाँ पे। बायर हावी है और कोई बताए, जो भी आपको आ रहा है सो बताओ आप, क्योंकि डिस्कशन सही होगा। हमारे सेशन में 2-2 घंटे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन अब यही आप बाद में देखोगे ये वीडियो तो मज़ा नहीं आएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ, टाइम आज ज़्यादा नहीं वो करूँगा। जब इस लेवल तक आया और गया तो मार्केट यहाँ तक बायर अब वेट नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही कहीं बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। अब जब दोबारा इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा तो बायर ज़्यादा अगर देख रहे हैं कि नहीं भाई अच्छा स्टॉक है, बहुत तक गिर गया है, तो हमेशा ऊपर ही बाई करेंगे। ये समझ रहे हो ना? बायर जितने भी ये जो क्या बोलते हैं हमारे जैसे जो रिटेलर्स जब बैठे हुए हैं, ये हमेशा महंगा बाई करना चाहते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन है ये हमेशा सस्ता बाई करते हैं। इंस्टीट्यूशन सस्ता बाई करके महंगा बेचता है, और रिटेलर महंगा बाई करके या तो सस्ता बेचता है या फिर थोड़ा प्रॉफिट भी बेचता है। तो यहाँ देखो, इंस्टीट्यूशन तो वेट करेगा कि इसी लेवल के पास बाई करूँ मैं, यानी इंस्टीट्यूशन के पास क्या है रिजेक्शन, कि इस लेवल तक आएगा तो बाई करेंगे। लेकिन जो छोटे मोटे बायर जो हैं वो इस लेवल तक आने नहीं दे रहे हैं, यहीं से बाइंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत गिर चुका है। जो स्टॉक यहाँ तक हाई बनाया हुआ था अब वो नीचे आ रहा है, और जब ऐसे अपसाइड की ओर एक्सटेंड होते जाए ना, मीन्स ये होता है कि बायर ज़्यादा इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर यहीं से गिरा रहे हैं एक लेवल से। अब देखो ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहाँ गया टकराया, फिर जाने की कोशिश की, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, लेकिन बायर बार बार ऊपर ले जा रहा। अब क्या सीन यहाँ आ सकता है, ये ऐसे लास्ट के 6-7 कैंडल है, उसको कोई ट्रायंगल करेंगे तो क्या लास्ट के 6-7 कैंडल को इसका, हाँ उसका हाई का, हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट बनना चाहिए वहाँ पे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पे अगर ट्रायंगल आप बनाओगे तो आपके लिए सपोर्ट यहाँ मिल जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, तो आप ब्रेकआउट अच्छा आपको नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? ब्रेकआउट अच्छा तब मिलता है जब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास वो ट्रायंगल का सपोर्ट रेजिस्टेंस बने। तो ये देखो, ये सीन जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अब क्या है, नैरो होते जा रहा है, एक लाइन ऊपर था और नीचे से ऐसे लाइन बायर उसको खींचते जा रहा है, कहीं तो ये जाके चिपक जाएगा। तो जहाँ नैरो हो जाएगा तो यहाँ अपने आप ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे अपसाइड निकलेगा तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा। तो यही एक हुआ इसका आईजीएल का, इजीली बना सकते थे आप। अब आईजीएल में आप वेट करोगे, ऐसे बहुत आपको स्टॉक आगे भी मिलेंगे। अब देखो, हाँ वहाँ पे जो आपने ऊपर की लाइन खींची है ना, हाँ। सपोर्ट लाइन हो, हाँ वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऊपर गई है, हाँ हाँ तोड़ के, हाँ हाँ वहाँ पे भी कुछ लोग एंट्री ले सकते थे। हाँ, यहाँ लिए ही होंगे, ले नहीं सकते, यहाँ लिए होंगे, यहाँ पे लिए होंगे, लेकिन वो फंस गए। ऐसा होता है मार्केट में, तो ये चीज़ होता है कि अगर आप लेते हो कहीं गलत हो जाते हो, ठीक है, तो गलत हो गया तो गलत का पनिशमेंट उसको मिलता है जो एसएल नहीं लगाता। मान लेते हैं एसएल इसमें हमने नहीं लगाया है, तो हमें तो एक तो व्यू होगा कि कहाँ तक रुकना है, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे वो फेल हो गया, एक सही अच्छा सा डायरेक्ट, अब यहाँ पे गिरने के पीछे और भी कारण हो सकता है। आप डेट देखो, 12 अप्रैल और 9 अप्रैल, उस दिन इंडेक्स कहाँ कैसे चल रहा था देख लेते हैं। 12 अप्रैल और 9 अप्रैल को हमारा इंडेक्स क्या कर रहा था, क्योंकि इंडेक्स में या फिर कोई न्यूज़ फ्लो हुआ होगा उस दिन मार्केट में कोरोना टाइप से। 12 और 6 अप्रैल देखो, 12 अप्रैल को बैंक निफ्टी कितना गिरा है, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, समझ रहे हो। 9 और 12 अप्रैल, 12 अप्रैल का ही बात है ना ये, 12 अप्रैल, आप समझ आ गया आपको। ब्रेकआउट गलत नहीं था यहाँ पे, टाइमिंग गलत था, क्योंकि यहाँ भी था, लेकिन कुछ ये न्यूज़ 12 तारीख को आया था, शायद कोविड की कुछ ऐसा कि केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं
तो डर के मारे इतना बड़ा फॉल हुआ था यहाँ पे। पहले ही 500 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया था और निफ्टी में 300 पॉइंट या 200 पॉइंट गिर गया था। तो जब इंडेक्स ही हमारा निगेटिव खुला है तो आपका स्टॉक का ब्रेकआउट फेल हो सकता है, समझे। तो आपको ये तो किस्मत की बात है, उस दिन ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बायर थे, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बायर थे, लेकिन किस्मत ख़राब थी जो नीचे आ गए। लेकिन इंडेक्स में तो ज़्यादा लॉस हुआ होगा जिनका हुआ होगा। आप देखो यहाँ निफ्टी का ही देखो, इसने क्लोज दिया था कहाँ पे, 836 पे दिया था और ओपन कहाँ पे हुआ है, 646 पे। कितना पॉइंट का होगा, बहुत पॉइंट हो गया। तो इंडेक्स हमें वहाँ हेल्प नहीं किया, इसीलिए मेरा ये फेल हो गया। नहीं तो हमारा जो टेक्निकल या फिर जो आपको मैंने बताया ना लॉजिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का होता है, वो लॉजिक मास साइकोलॉजी पे काम करता है। तो यहाँ बहुत लोग इस ब्रेकआउट को देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा, तो इसीलिए सपोर्ट मिलता है। यानी जितना ज़्यादा लोग इस पे काम करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये परफेक्ट होगा, समझे। अब चलते हैं आगे। तो 15 मिनट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। हाँ 15 मिनट में आईजीएल का 15 मिनट, आईजीएल का आधा एक मिनट आईजीएल का 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो लाइन खींचा हुआ है वो तो दिखेगा, लेकिन वहाँ अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा क्योंकि इसके बीच में बहुत कैंडल हो गए। पहले मैंने डे टाइम फ्रेम में देखा था, अब जब 15 मिनट पे देख रहा हूँ तो बहुत कैंडल हो गए। अब 15 मिनट में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके अंदर बनेगा। यानी अब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, यहाँ पे देख लो आप, इसको एक यहाँ बन गया है, या फिर अगर ऐसे लाइन खींचना चाहो तो आप यहाँ 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 ऐसे 15 मिनट में भी बन रहा है। तो जिसको ट्रेडिंग करना है वो क्या करना है, डे ट्रेडिंग का मतलब डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है या 15 मिनट का आधा। अगर आपका स्टॉक में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको मंथ का देखना है। आपको कल के लिए जैसे प्लान करना है, मुझे स्टॉक में, चलो मैंने सोच लिया कि मुझे आईजीएल कल के लिए ट्रेड करना है, तो मैं उसको देखूंगा मंथली में। मंथली में देखा, मंथली में तो ये तो वीक है कैंडल। आपको तो मैंने बताया था समझने के लिए कैसे समझते हैं कैंडल वीक है या क्या। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश नहीं है, तो पहले मंथ में ही मंथली कैंडल ही मुझे ये निराशा दे दिया। अब देखूंगा मैं वीकली पे, वीकली भी वीक है। अब देखूंगा डेली पे, डेली ब्रेकआउट के पास नहीं है। चलो डेली ये ब्रेकआउट के पास नहीं है, ये मेरे ट्रेड में कल शामिल नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं डेली में मुझे ये इस 12 अप्रैल का देख लेता हूँ, 12 अप्रैल का मैं मंथली में देखता हूँ। 12 अप्रैल, मार्च अप्रैल, देखो ये कैंडल जो था 12 अप्रैल का, इस वाले कैंडल में बना होगा। ये 1 मार्च का जो कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, इसको जूम कर दूं क्या, इस वाले कैंडल में बना होगा। ये कैंडल शुरुआत के मंथ में हो सकता है कि यहाँ तक हाई होगा, यहाँ ग्रीन बना होगा। एग्री करते हैं इससे जो मैं बोल रहा हूँ। शुरुआत के टाइम में ये कैंडल यहाँ तक ग्रीन दिख रहा होगा, हाई ऊपर है बराबर, क्योंकि 12 तारीख को उसने हाई लगाया हुआ था, ब्रेकआउट दिया था। तो ये कैंडल मुझे पूरा बुलिश दिख रहा होगा शुरुआत के टाइम में, इसीलिए मैंने उसको कल के लिए मतलब चलो इसको वीकली में कर डाल के देखता हूँ, थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ। अब देखो 12 अप्रैल, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, 5 अप्रैल, ये देखो 12 अप्रैल के पहले 5 अप्रैल को इसने यहाँ ब्रेकआउट एक कोशिश किया है देने का, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था ये, लेकिन यहाँ पे वो हो गया। 12 अप्रैल को जो फॉल हुआ उसकी वजह से ये गिरा है, ठीक है। उससे पहले स्ट्रॉन्ग था, याद है ना, स्ट्रॉन्ग था ना जब मैंने बताया था। डेली 12 अप्रैल कहाँ चला गया, हाँ ये देखो 9 अप्रैल, 12 अप्रैल को फॉल हुआ था, लेकिन उससे पहले 8 अप्रैल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था जो मुझे लग रहा था कि हाँ चलेगा। तो अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखूं 15 मिनट में,
अप्रैल, देखो 8 अप्रैल को कितना स्ट्रांग था ये मैं 15 मिनट में देख रहा हूँ। अभी बताया ना 8 अप्रैल को स्ट्रांग कैंडल था, 9 अप्रैल को ऊपर तक ब्रेक किया था, लेकिन 12 अप्रैल को न्यूज़ कुछ ख़राब आई मार्केट में, इसकी वजह से ये फॉल हुआ। अब जब मुझे ट्रेड करना होता मैं 8 अप्रैल को ही देख लेता कि भाई ये स्ट्रांग कैंडल बनी है, क्योंकि पूरे दिन मूवमेंट किया है, तो फिर दूसरे दिन ट्रेड करता। दूसरे दिन ट्रेड का सेटअप मेरा क्या होता 15 मिनट में। दूसरे दिन ट्रेड का सेटअप देखो, ये सेटअप मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन मैं बताऊंगा कि जब भी एक स्ट्रांग कैंडल होता है तो दूसरे दिन हम वेट करते हैं, उसमें अगर इंट्राडे मुझे करना है तो हम वेट करते हैं कि जैसे ही उसका हाई क्रॉस करेगा, उस स्ट्रांग कैंडल का जैसे ही हाई क्रॉस करेगा तो हम पोजीशन बनाएंगे। चलो इसने तो ब्रेकआउट दे दिया, पहले ही ओपन ही हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप, लेकिन जैसे ही ये टच किया तो दो केस हो सकता है, या तो ये टच करके नीचे आता यहाँ तक और तब निकलता, तब ट्रेड ले लेते। ये बात समझ रहे हो आप? ये देखो, ये तो नीचे भी आ सकता है ना। देखो मैं बताता हूँ पहले उसको आप देखो। आपको डे टाइम फ्रेम में ऐसा कैंडल मिल गया, ये तो मोर बुलिश आपको पता है। उसके बाद ये कैंडल बनता है बुलिश में, ठीक है, और फिर ये कैंडल बनता है बुलिश में। ये 3 कैंडल बनते हैं ना बुलिश में। अगर आपको डे टाइम फ्रेम में ये कैंडल या ये कैंडल कोई मिल गया, तो ये कैंडल उस दिन मुझे मिला था 8 अप्रैल को। डेली टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि ये एक कैंडल ऐसे बना हुआ, ऊपर थोड़ा सा भी क्या ऐसे, ये स्ट्रांग बुलिश मुझे दिखा। मेरा क्या प्लान होगा, कल का जो टॉप होगा, ये टॉप होगा, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, यही है। तो कल का मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा कि या तो यहाँ ओपन हो जाइए, ठीक है, सॉरी इसको ग्रीन बना देता हूँ। मेरा पहला सीन क्या होगा, या तो ये यहाँ ओपन हो जाए और फिर ये रेड बना दे, बना दिए, और तीसरा कैंडल अगर इस रेड को क्रॉस कर रहे, इस रेड को, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि इस वाले रेड को क्रॉस करके एक नया हाई क्रिएट कर रहा है, इस वाले रेड को पहले तो इसने। और दूसरा सीन क्या होगा, ये कल का मार्केट है, ठीक है, कल का मार्केट है, मतलब ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये लगभग हाई और क्लोजिंग इसका बराबर था। तो कल के मार्केट में मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ खुले, ठीक है, फिर यहाँ पे जाए, इसके हाई के पास जाए, फिर एक रेड कैंडल बना, ठीक है, और अगेन अगर इस रेड कैंडल को कोई ग्रीन कैंडल क्रॉस करे तो ये एक मेरी एंट्री होगी यहाँ पे। चौथा सीन क्या हो सकता है, इंट्राडे के लिए भी ये वैलिड है, इंडेक्स के लिए भी वैलिड है। आप इसको बहुत अच्छे से, आप चौथा सीन हो सकता है कि ये, चलो ये ग्रीन यहाँ बन गया, नहीं इसको बना देता हूँ मैं ग्रीन यहाँ पे, ठीक है, फिर दूसरा भी ग्रीन बना और तीसरा इसको हाई को क्रॉस कर दिया। ये सिंपल सेटअप था, यानी जैसे ही इसके हाई को क्रॉस करेगा मेरा एंट्री होगा। और ये वाला एंट्री हम हमेशा काम किए हैं, जो प्रीवियस डे हाई का हम जो करते हैं ना, कि जैसे ही क्रॉस करे आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो यही एंट्री होती है। और लेकिन मैंने अभी तक आपको ये सब चीज़, ये केस नहीं बताया है, क्योंकि आगे मैंने पढ़ाया ही नहीं।
तो इसीलिए मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि प्रीवियस डे हाई क्लोज होगा, मतलब क्रॉस होगा तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है। लेकिन अब क्या सीन आपके साथ होगा कि जैसे ही मैंने कोई स्टॉक बताया है कि ये ऐसा स्टॉक है और आपके लिए ये खुल गया ग्रीन ऊपर, तो मैंने अभी तक क्या बताया था कि अगर गैप अप खुल गया तो आपको उसमें टच नहीं करना, यही बताया था। लेकिन अब आपको एक नया चीज़ सीखने को मिला कि यहाँ से अगर ये रेड बनाएगा, यहाँ पे एक रेड बनाएगा, ठीक है, यानी उसके प्रीवियस डे हाई के पास, ये जो प्रीवियस डे हाई कहीं होगा, ये यहाँ पे हाई होगा, ये लाइन पे हाई होगा, उस लाइन पे आते ही एक ग्रीन कैंडल बना है, पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है उस रेड के क्रॉस होते। अब समझ आ गया कि अगर गैप अप खुल जाता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे। गैप डाउन के लिए बता दिया कि ऐसे बना के निकलेगा तो लेंगे, नहीं, गैप डाउन के लिए ये बताया, गैप अप के लिए ये बताया, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट और ऐसा सीन बनाता है तब ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने लिख के नहीं दिया है, इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर दोबारा वीडियो देखना। आपको नेक्स्ट डे जो भी स्टॉक में दूंगा, देखो सेम स्टॉक पे मैं पैसे बना लूँगा, ठीक है, सेम स्टॉक पे आप पैसे नहीं बना पाओगे। याद है उस दिन SBI मैंने दिया, SBI गैप अप खुल गया था, लेकिन SBI ने चांस दिया था फिर दोबारा बाई करने के लिए। हमेशा जो स्टॉक में देता हूँ गैप अप खुल जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं जनरली, लेकिन वो अगर रिटेस्ट करके फिर दोबारा जाता है तो वहाँ भी हम कुछ पॉइंट कमा सकते हैं, 3 पॉइंट, 4, 10, 15, जितना भी कमाना हो कमा सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टॉक है वो सारे ट्रेंडिंग के स्टॉक देता हूँ मैं कि ट्रेंड करे, यानी निकले तो तेज निकले, नहीं तो वहीं पे रुके, ठीक है। तो आपको ये तीनों सीन याद रहेगा। अब आप फ्लैट में जो फ्लैट बताया आपने, जो ग्रीन के बाद रेड आया, तो वहाँ पर और एक नीचे रेड बन सकते हैं, मतलब रेड हो सकता है, ये डाउन रेड साइड बन सकता है। हाँ, ये रेड बन गया, मुझे नहीं लेना अभी। अगर तो यहाँ पे रेड बना है तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं उसमें। ना, शॉर्ट सेल का तो सोचेंगे नहीं अभी। शॉर्ट सेल का कब सोचेंगे, मैंने क्या बताया है कि प्रीवियस डे लो ब्रेक करेगा तब शॉर्ट सेल होगा। लेकिन ये अपर लाइन यानी प्रीवियस डे हाई के पास फ्लैट खुल के ये रेड बना रहा है तो शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, ये इसके लिए रिट्रेसमेंट है, ये फिर ऐसे ही निकलेगा। शॉर्ट सेल के लिए क्या हो जाता है, शॉर्ट सेल के लिए देखो, शॉर्ट सेल का सीन मैं बताता हूँ। मार्केट खूब चला ऊपर के लिए और ये खुल गया गैप डाउन, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया। सीन था अपसाइड के लिए कि निकलेगा तो लेंगे, लेकिन गैप डाउन खुल गया तो पता है क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनेगा, ठीक है, और फिर अगर यहाँ रेड कैंडल बना जैसे ही तो इसके ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे शॉर्ट सेल के लिए। लेकिन ये भी कहाँ पे प्लेस करना है, मुझे प्रीवियस डे लो के पास ही प्लेस करना है, ठीक है। चलो ये तो इंट्राडे का, ये तो मैं आगे डिस्कस करने वाला था, आपने पूछ लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही हम थे। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको खुद ये करना होगा, क्योंकि सारे स्टॉक का तो अभी बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आगे ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। आप लोग खुद भी थोड़ा सा इस पे वो करना। देखो मैं जितने लाइन खींच रहा हूँ ना, ये फ्री हैंड से लाइन खींच रहा हूँ, इसमें कोई मैंने वो नहीं चेंज किया। अब यहाँ देखो एक कन्फ्यूजन आएगा, जब भी आप लाइन खींचोगे तो आपको ये कन्फ्यूजन आएगा कि मैं वीक टू वीक लूँ या फिर बॉडी टू बॉडी लूँ, समझे। अब मैंने बताया था कि सारा
सपोर्ट, ये भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और मैंने ये भी बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का लाइन ही सपोर्ट हो या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो। तो एक चार्ट में दो दो सपोर्ट लाइन हो सकते हैं, तीन तीन, दो दो, तीन तीन। देखो ये निकलते गया ऊपर और ये एक तरह से यहाँ सपोर्ट की तरह काम किया। यानी अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करती तो और नीचे आ जाती। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए एक और चीज़ भूल गया मैं कहना, अगर आप स्टॉक पे खींचते हो या कोई इंडेक्स पे खींचते हो तो कोशिश करो कि बड़े टाइम फ्रेम में उसको खींच लो। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में खींच लो और उसको फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में उसको देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार टच किया, एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेक हुआ? यहाँ पे ब्रेक हुआ। देख रहे हो सीन, रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक हुआ था, फिर यहाँ आया, इससे थोड़ा नीचे गया, फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ऊपर निकला। अब ये सपोर्ट यहाँ भी मैं बना सकता हूँ। लेकिन ये आप आगे करोगे, अभी आपको नहीं करना है ये चीज़। आपको बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचो, यहाँ पे बन गया, यहाँ भी देखो नीचे आया, फिर एक और सपोर्ट है। तो दो तीन सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगातार मत खींचो, आप बड़े टाइम फ्रेम में खींचो। आप कोशिश करो डे टाइम फ्रेम में खींचने को मिले तो ज़्यादा अच्छा हो, समझे? सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बताया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप लोग खुद खींचोगे, आप स्टॉक का फ़ोटो दोगे, स्क्रीनशॉट दे दो उसका। ये जो देखो, ये मैंने डे टाइम फ्रेम में इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ खींच दिया, सपोर्ट यहाँ खींच दिया, और इसका मैं एक और खींच देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने सारे लाइन को मिलाया। ये लाइन तो इससे नीचे निकला हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन है। जितने पॉइंट्स मिलेंगे एक पॉइंट पे, वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है, अब देखो एक लाइन में यहाँ भी खींच सकता हूँ। तो ये हमारा डे टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 लाइन हो गया। अब मुझे इसको करना है इंट्राडे में। इंट्राडे में मैं उसी को ट्रेड करूँगा। इंट्राडे में थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन होगा कि ऐसे क्यों बन रहा है, अलग क्यों बन रहा है। तो ये आपको धीरे धीरे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अच्छा खींचने लगोगे तब पता चलेगा कि नहीं, मैं इसको जोन की तरह खींच सकता था, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे बहुत देर है। तो ये एक रेंज हो सकता था, मीन्स ये देखो, ये एक रेंज में बना सकता था कि नहीं ये रेंज है, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो खरीदूंगा, इस रेंज से नीचे निकलेगा तो मैं शॉर्ट सेल करूँगा। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने खींचना बताया आपको, और अब उसके आगे हम चलेंगे जोन पे। बहुत फॉलो करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जितना आप काम करोगे इस पे, उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होगे सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने में। और सब चीज़ का बेस होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना नहीं आता तब तक आप ट्रेड आपका गलत होगा। देखो कितना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्रम्पटन का खींचा हुआ, यहाँ 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 यहाँ। आपको नहीं विश्वास होगा, एक मैं दिखा, टाटा मोटर वाला मैंने बहुत बार भेजा हुआ है, याद हो जाएगा आपको, टाटा मोटर्स का। इसको मैं मंथली में मंथली कर देता हूँ। थोड़ा वीकली में चलूँ। देखो तो आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ मिल रहा था, दिख रहा है? ये क्या हुआ यहाँ पे, एक बार यहाँ टच किया, यहाँ यहाँ
यहाँ जाना चाहा लेकिन नहीं आया, यहाँ टच किया और यहाँ देखो ये ब्रेक किया, पता है यहाँ ब्रेक किया है। आप एक और अगर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता तो थोड़ा सा आप इसको और मॉडिफाई कर दो। दिखा आपको, ये आपका वीकली में ऐसा चार्ट दिख रहा था। यहीं पे टाटा मोटर आपको खरीद लेना चाहिए था 142 पे। अब चलो, अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पे जहाँ ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, यहाँ भी एक हमारा पैटर्न बन रहा था। इसको मैं डेली में देखता हूँ, देखो वही डेली में आपको पैटर्न दिखेगा। यानी मैं छोटे टाइम फ्रेम में जितना जा रहा हूँ मुझे अलग अलग एक पैटर्न अंदर की ओर दिख रहा है। नीचे से सपोर्ट है और ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस मिला, इसको ब्रेक करते ही ऊपर की ओर निकल गया। इसमें भी देखो समझ आ रहा है, यहाँ ब्रेक किया ऊपर गया, फिर यहाँ ब्रेक किया फिर ऊपर गया। अब मैं इस पे देखूं, ये मेरा अभी रेंज है इसका, और इस पे मैंने कुछ दिन पहले भी एक चीज़ दिया था कि यहाँ से एक रेंज ब्रेक हो रहा, याद है? यहीं पे मैंने बाई करने को लिए बोला था और बोला था कि जो नहीं बाई करेगा पछताया होगा। ये 10 से निकला था, यहाँ तक गया था 30 तक, फिर यहाँ तक देखो नीचे आके फिर वहीं गया। यहाँ से निकलने के बाद इसको टेस्ट किया फिर वहीं गया, अभी यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अभी कोई सीन ऐसा दिख नहीं रहा, कोई एक अलग पैटर्न नहीं बन रहा है। तो पैटर्न नहीं बन रहा है तो सिर्फ मुझे ये पैटर्न पता है कि अब इसके हाई को क्रॉस करेगा तभी कुछ नया, इसके हाई को क्रॉस करके ये लाइन क्रॉस करेगा तभी कुछ मैं करूँगा ऊपर के लिए, ठीक है। जिसने यहाँ बाई किया उनके लिए तो अच्छा है, बाई करके रखे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। ये देखो ज़्यादा, अगर आप वीक टू वीक काम करते हो तो सिर्फ वीक टू वीक ही काम करो, चाहे आपका पैटर्न खराब हो जाए या सही हो जाए। अगर आप बॉडी टू वीक काम बॉडी टू बॉडी काम करते हो तो बॉडी टू बॉडी करो। जैसे बॉडी टू बॉडी करने का मतलब मैं इसको ऐसे कर दूंगा बॉडी पे, लेकिन बॉडी टू बॉडी वाले में थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिस्क होता है कि आपका ना एक्सपेक्ट वो हो जाएगा, मतलब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो पता चलेगा कि आपका लाइन नीचे है और बार बार वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो और मैं बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे क्यों कर देता हूँ, जैसे थोड़ा सा ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे में खींच दिया। क्यों खींच दिया? क्योंकि मुझे अप्रॉक्स रेंज मिल गया, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्ट चाहिए, आप नए हो तो आप थोड़ा काम करो एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक आएगा वो खींचने का, ठीक है। इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बराबर सपोर्ट की तरह। और अगर मेरी मानो तो इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसको दिख रहा है कुछ आपको, समझ आ रहा होगा। ये SBI का ब्रेकआउट था ना, यहाँ पे ही बाइंग बन रही थी उस दिन जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था। अब आपको मैंने तो ज़्यादा पढ़ाया नहीं था, तो यहाँ मैं बाई करने के लिए बोल भी नहीं पाया कि बाई करो या ना करो, क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा था, इतना तेज निकल रहा था कि अब देखो अब कहाँ ये जाके हॉल्ट कर रहा है यहाँ पे।
अब इसमें थोड़ी सी सेलिंग आएगी ही आएगी, ये इतना जल्दी नहीं जाएगा। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना बता दिया, अब जोन का थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं। जोन क्या होता है? दो तरह के जोन होते हैं। देखो जोन में मैं बहुत आगे तक बताऊंगा, और जोन जब बता दूंगा तो जोन के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल्स को इंक्लूड करूंगा मैं, ठीक है। जब उसको इंक्लूड करूंगा तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपका ट्रेड का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। इसलिए उसको आप मत छोड़ देना कि चलो सीख लूँगा मैं, क्योंकि जोन आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं सारे कैंडल पे जोन बताऊंगा कि इस कैंडल में ऐसा जोन में, इस जोन में ये कैंडल बनेगा तब क्या करना है, इस जोन में ये कैंडल बनेगा तब क्या करना है, सपोर्ट पे हैमर बनेगा तब क्या करना है। क्योंकि अभी तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है, जोन बताया है, लेकिन उससे ट्रेड कैसे करना है वो करेंगे। अब ऐसे थोड़े है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं लाइन खींच दिया और उस पर अगर ट्रेड मिल रहा है तो मतलब आप वो कर लो, ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे हम। वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा कैंडल बनता है जिसकी वजह से हम वहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, और वो पोजीशन मेरा सही होता है। ये दो तरह का जोन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी यहाँ 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 यहाँ, इसको क्या बोलेंगे, डिमांड जोन, नहीं सॉरी, सप्लाई जोन, इसको बोलेंगे डिमांड जोन। यानी यहाँ 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 बायर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सेलर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सेलर का कंसंट्रेशन या बायर का कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि इस लेवल तक आते ही उनके दिमाग में ये आता है कि प्राइस ओवर प्राइस्ड हो गया है, अब हमें बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और इस लेवल तक आते ही लोगों को लगता है कि प्राइस, अच्छा प्राइस मिल रहा है, मतलब जो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए उसके लिए बहुत अच्छा प्राइस है ये, तो यहाँ पे बाइंग होता है और यहाँ पे सेलिंग हो जाता है। इसी वजह से एक जोन क्रिएट हो जाता है हमारा, कि जब भी उस जोन में उस टेरिटरी में जाएगा तो वहाँ से बाइंग होगी, और जब उसके ऊपर जाएगा तो सेलिंग होगी। समझे? अब देखो, हो सकता है कि ये जोन था और ये जोन था, ये निकल गया, तो ये जोन यहाँ पे सप्लाई की तरह काम करने लगा, ठीक है, सॉरी, डिमांड की तरह काम करने लगा। पहले किस तरह से काम कर रहा था, यहाँ पे ये सप्लाई की तरह काम कर रहा था, ये डिमांड की तरह काम कर रहा था। अब क्या हुआ, इस जोन से जैसे ही ऊपर निकला तो ये हो गया डिमांड जोन हो गया। मीन्स अगर इसको कहीं पे एक और जोन मिलेगा सप्लाई, तो वहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे सेलिंग जब होगी तो इस डिमांड जोन से बाइंग हैपनिंग होगी। अगर इस डिमांड जोन पे अगर वो सस्टेन नहीं किया तो यहाँ पे जाके फिर इस वाले डिमांड जोन पे आके होल्ड करेगा, ये डिमांड जोन। यानी ये डिमांड अब यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई। यानी डिमांड सप्लाई की तरह बिहेव कर सकता है और सप्लाई डिमांड की तरह बिहेव कर सकता है। वो बायर के कंसंट्रेशन और सेलर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा।
जितना ज़्यादा वहाँ बायर होंगे, अगर बायर ज़्यादा होंगे तो वहाँ डिमांड जोन की तरह क्रिएट कर देगा, अगर सेलर ज़्यादा होंगे तो वहाँ सप्लाई जोन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर डिमांड एक बना दिए तो वो हमारा डिमांड जोन ही है। आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। आप ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसीलिए मैं इसको बार बार आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। ये बार बार इस प्राइस पे आते ही, ये मंथली का एसबीआई का चार्ट है, ये बार बार इस प्राइस पे आते ही ये अपसाइड मूव हो जाता है। और ये सप्लाई जोन है, यहाँ जाते ही सेलिंग आ जाती है, यहाँ जाते ही सेलिंग आ जाती है, जाते ही सेलिंग आ जाती है। लेकिन हर बार वहाँ जाते ही सेलिंग आ रही है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा के लिए वो डिमांड जोन है या हमेशा के लिए सप्लाई जोन है। वहाँ से जब ब्रेक करता है तो वो सप्लाई की तरह बिहेव करेगा। अब देखो, आप छोटे टाइम फ्रेम, मतलब यहाँ देखो, ये इसके लिए देखो, रेड वाला मैं बना रहा हूँ, रेड मीन्स हो गया सप्लाई के लिए, ग्रीन बनाऊंगा यानी ग्रीन मीन्स डिमांड के लिए हो गया। अब देखो, ये जोन यहाँ पे मेरे लिए सप्लाई का काम कर गया, डिमांड का काम कर गया। पहले था यहाँ सप्लाई जोन था, बार बार सेलिंग आती थी यहीं आने के बाद। अब देखो, यहीं से वो डिमांड जोन हो गया। अब देखो, ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे आया था सेलिंग आया, यहाँ पे आया था सेलिंग आया, और यहीं पे आया तो कोरोना का सेलिंग आया। सोच के देखो, कोइंसिडेंस नहीं लग रहा आपको? ये बार बार उस पोजीशन पे आने के बाद सेलिंग आ रही है, और कोरोना के टाइम में ही क्यों सेलिंग आई, और यहाँ सेलिंग आने के बाद यहीं से रिवर्स हो गया। ये डिमांड, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन की तरह काम किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोरोना का जो मंथ था, उस मंथ में अधिकतर स्टॉक्स जो होंगे वो सप्लाई जोन के पास होंगे, ऐसा सोच सकते हैं क्या? ऐसे तो लंबे अरसे तक तो स्टॉक ऊपर ही ना जाएगा। हो सकता है लंबे अरसे तक नहीं जाए, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो ब्रेकआउट अब हो गया तो ये काम खत्म। हाँ, ये यानी खत्म है। यानी ये सप्लाई तो एक और सप्लाई पॉसिबल था, ये नहीं कह सकते हैं कि होगा ही, 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, ये बार बार बायर ऊपर की ओर इसको खींच रहा था। अभी कुछ देर पहले मैंने आईजीएल में एग्जांपल दिया था कि ये धीरे धीरे नैरो होकर ऊपर की ओर निकलेगा। इसमें भी सेम सीन होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसको एक मौका मिल गया, एक ट्रिगर मिल गया, और ये यहीं से सेलिंग हो गया और इसको यहाँ तक ले गया। अब देखो, इसको निकलना था यहीं से ऐसे, लेकिन इतना ये लिया और फिर अब निकला। तो अब जब भी आप डिमांड और सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अगर खींचोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में पोटेंशियल है, कौन से स्टॉक में पोटेंशियल नहीं है। अब आपको एसबीआई देख के आपको लग रहा होगा कि एसबीआई अब 150 के पास कभी नहीं आने वाला है, जब तक कि उसकी हालत नहीं खराब होती है। अगर कोरोना दोबारा भी आ जाए ना, या फिर कोई और बड़ा महायुद्ध हो जाए या वर्ल्ड वार हो जाए, ये नहीं आएगा। ये 150 पे अब नहीं आने वाला। अब कहाँ आएगा? हमारा इस लेवल तक आएगा। ऊपर वाला नया डिमांड जोन नहीं बन गया? वहाँ बना है, लेकिन ये फर्स्ट डिमांड जोन है ना, तो अगर कोई बड़ा ट्रेजेडी आएगा तो ये फर्स्ट डिमांड जोन को उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा और इस वाले पे आ जाएगा। अब देखो, ये ऐसे देखा जाए
तो ये भी तो यहाँ पे सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे। देखो नैरो बनाया यहाँ पे देखो सीन एकदम नैरो बनाया है और इसको ब्रेक किया। ये यहाँ पे सप्लाई की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे डिमांड जोन की तरह काम किया और ऊपर के सप्लाई पे गया। ऊपर के सप्लाई से जैसे सप्लाई जोन बना तो यहाँ पे देखो एक हैमर बनाया है बॉटम में, लेकिन इस हैमर को वो उतना वो नहीं किया और इसको फिर हो गया। तो ये लास्ट सप्लाई था, उस पे जाके अटक गया। अब देखो बार बार वहीं से सप्लाई की तरह बिहेव कर रहा, फिर वहीं से निकला। आप एकदम देखो ये कोइंसिडेंस नहीं है, हाँ ये हो रहा है। प्रॉपर हो रहा है वहाँ पे। मैंने अपने से ये कुछ बनाया नहीं है, आपके सामने खींचा है, बार बार उस लेवल तक आ रहा है। इसीलिए मैं टेक्निकल को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं टेक्निकल उतना वैल्यू देने लायक नहीं है, लेकिन टेक्निकल से एंट्री एग्जिट ज़बरदस्त होती है, फंडामेंटल से एंट्री एग्जिट ज़बरदस्त नहीं होती है। बार बार इस लेवल तक, तो यानी अगर नेक्स्ट टाइम ये टूटेगा तो यहाँ तक टूटेगा और यहीं से बाइंग होगी, यहाँ पे होल्ड करेगा फिर निकलेगा, क्योंकि ये इसने फ्रेश हाई बना दिया है नया। समझे? आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब आप लोग का टास्क यही रहा कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। आपका जो फेवरेट स्टॉक है, जिस स्टॉक में आप काम करते हैं, या फिर जो स्टॉक आप नेक्स्ट डे के लिए चुना है आपने ट्रेड करने के लिए, उस पे आपका ड्रॉ होना चाहिए सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है? अब इस सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ मैं यूज बताऊंगा आगे, वो कल के स्लाइड में पूरा हो जाएगा। यानी कल परसों 2 दिन और क्लास चलेंगे लगातार, ये ख़त्म ही कर दूंगा मैं अभी का। ठीक है? तो आज के लिए रहने देते हैं। और YouTube पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा लाइक कर दिया करो यार, इतने तो लाइक मिलने चाहिए जितने हैं हमारे ग्रुप में, नहीं तो फिर इतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा है नहीं। या फिर उनको पसंद नहीं आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। अच्छे वीडियो भी सर। हाँ, वीडियो तो अच्छे हैं, लेकिन अब वो या तो देखते नहीं हैं, या फिर क्योंकि जो देखेगा पूरा उनको पता होगा कि हाँ भाई कंटेंट सही है, सीखने वाले लोग कम है सर भाई। हाँ, मुझे लग रहा है कि ट्रेड करने वाले ज़्यादा हैं, सीखने वाले कम हैं। तो आज की रिकॉर्डिंग हुई है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई है। तो आज के लिए यहीं पे मैं बंद